नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी पाखी अनामिका इंडियन मॉम लंदन डायरी में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेसबुक पर भी मेरा पेज है हेमंत की लंदन डायरी के नाम से। सो जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट हेमंत। आज कल बीते दिन 10 अक्टूबर 2020 को बनाया गया इंटरनेशनल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसकी शुरुआत हुई, इसको वर्ल्ड फेडरेशन ने इसका शुरुआत किया था 1992 से, और पूरा जो अक्टूबर का मंथ होता है वो अवेयरनेस फैलाने के लिए, पीपल अवेयरनेस के लिए इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है लगातार 1992 से। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस जीवन की जद्दोजहद में लगातार हम काम करते रहते हैं। कभी कभी हम जिम भी कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कसरत करते हैं, अपनी बॉडी को अच्छा बनाते हैं, कद्दावर बनाते हैं, फिट रहते हैं। लेकिन जितना ज़रूरी है फिज़िकली फिट होना, उतना ही ज़रूरी है मेंटली फिट होना। अब एक वर्ड है, वो तो मेंटल है। आप ये बोलने के पहले इस बात को हमें परखना चाहिए और समझना चाहिए कि जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए, क्या वो उसको हानि पहुंचा सकते हैं? क्या वो उसके जो दिमागी संतुलन है उसको बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं? जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो वर्ल्ड फेडरेशन है उसने 1992 में इस दिन की शुरुआत की, ताकि वर्ल्ड वाइड सारे लोगों को इसका मतलब समझ में आए कि जिस तरह हमें ज़रूरत है अपने शरीर को फिट रखने की, उसी तरह दिमाग को भी ज़रूरत होती है फिट रहने की, खुश रहने की। सही तरह से काम करने के लिए दिमाग को सही रखना, स्टेबल रखना, काम रखना, पीस होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ही हम मेंटल वर्ड आता है हमारे दिमाग में, तो सबसे पहले आता है वर्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन अमूमन सभी को होता है, अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए वो होता है। और उसके बाद अगर हम अपने घर में किसी से बात करते हैं या अपने किसी निजी मित्र से किसी बात के बारे में बात करना चाहें तो वो चला भी जाता है, हमेशा नहीं रहता है। जैसे ही मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारी बीमारियों के नाम आ जाते हैं, बाइपोलर, सिज़ोफ्रेनिया और बहुत सारी। तो ये कुछ जो बीमारियां होती हैं, कुछ डीएनए रिलेटेड भी होती हैं जो आपके पूर्वजों से आपको मिलती हैं, और कुछ परिस्थितियों के मुताबिक आप उन चीज़ों का सामना नहीं कर पाते हैं तो आप उनसे ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे आसपास के लोगों की जिम्मेदारी है, इंसानियत है कि हम उनको समझें और उनको सही सलाह दें, ना कि उनको डीमोरलाइज करें, उनको नीचा दिखाएं। क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं, कुछ को छोड़ के। ये ऐसा होता है कि यदि आप मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं मतलब वो पागल हो गया, उसको पागल खाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। जो बातें मनोचिकित्सक की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि जो बातें हम किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं वो हम ऐसे आदमी से शेयर कर सकते हैं जिस पे हमें भरोसा हो। तो एक ऐसा डॉक्टर जिसको हमने पैसे दिए हैं, जो उस चीज़ को का जानकार है, जो इस चीज़ को किसी को भी बताएगा नहीं, लीक नहीं करेगा, तो हम इजीली, और जो हमें जज नहीं करेगा, क्योंकि आपका कोई भी जान पहचान का इंसान होगा, बंदा होगा, वो बायस्ड भी हो सकता है आपकी तरफ, और जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो, जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं हर दिन, हर पल, हर क्षण,
वो दूसरे से बायस्ड हो, तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अक्सर हम सभी की ज़िंदगी में आती हैं और सही समय पर उनका इलाज हो जाए तो वो चली भी जाती हैं। डिप्रेशन जो वर्ड है, जिसको बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है कि डिप्रेशन मतलब वो बहुत परेशान है, ऐसा नहीं है। देखिए, अमूमन स्ट्रेस सभी को होता है। हर कोई किसी बात को लेके डरता है, किसी बात से उसको चिंता होती है, पर यही चिंता एक बीमारी का रूप कब ले लेती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और जैसे ही हम और हमारे आसपास के लोग इस बात को समझ जाएंगे, स्वीकार करेंगे कि हाँ, ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम जाके कंसल्ट कर सकते हैं एक मनोचिकित्सक को। कोई हमें पागल सिद्ध नहीं करेगा, और वो करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हम उन सारी बातों से परे अपनी नॉर्मल लाइफ आसानी से फिर से जी सकते हैं बिना किसी बीमारी के। तो खुश रहना जितना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी है अपनी कमियों को उजागर करना, उनको स्वीकार भी करना। क्योंकि यदि हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कमी है, तब तक आप उस चीज़ पर जीत नहीं पा सकते, विजय नहीं पा सकते। और मैं बात करना चाहूँगी इस ओर चेतन भगत की। उनकी बहुत सारी नॉवेल जो हैं, जो स्टोरी हैं, वो स्टोरी राइटर हैं, बहुत ही बोल सकते हैं, जो एक IITN होकर एक MBA करना, वो भी IIM अहमदाबाद से, और फिर बहुत सारी ऐसे नॉवेल लिखना जो हमारी निजी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और वो हमारी आम भाषा में है। मतलब इंग्लिश में भी बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं है कि हमें डिक्शनरी लेके बैठ के पढ़ना पड़े। बहुत नॉर्मल इंग्लिश है जो हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। उन्होंने कल एक न्यूज़पेपर में उनका एक आर्टिकल आया कि भारतीय लोग, इंडियंस, बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है मेंटल हेल्थ को लेकर। और उसके साथ साथ उसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का फोटो भी लगा था। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। हम सभी जागरूक तो हैं, पर जो छोटी जगह हैं वहाँ इस बात को फैलाना या उनका प्रचार करना अभी इतना व्यापक रूप से नहीं हुआ है, और वो इन बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। और जो बहुत हमारे मध्यम वर्गीय या बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, उसमें जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो स्टार्टिंग में हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये हर किसी को नहीं होता है। हर किसी को नहीं होता, स्ट्रेस होता है। और हम अपने घरों में बात करते हैं, उसका रीज़न ये है कि जो मध्यम वर्गीय फैमिलीज़ होती हैं उनमें सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट। वहाँ पैसे से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपका प्यार, आपका समय, क्योंकि आपकी फैमिली आपको समय देती है, वो आपकी परवाह करते हैं। तो आपको जब आपकी कोई परवाह करता है, आपको प्यार देता है, स्नेह देता है, तो आप उसकी तरफ झुके हुए रहते हैं। और कोई भी गलत बात या ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही हो, वो आप उनसे फ्री होकर बात कर सकते हैं। बट वहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो मतलब डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो उनके आसपास कोई भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको पाला आया नहीं होता है। उनकी माँ के पास इतना समय नहीं होता, उनके पिताजी के पास इतना समय नहीं होता, उनके पास फादर नहीं होते हैं। तो भाई बहनों का उनको इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, और वो अकेले हैं। तो वो अपनी बातें या अपनी परेशानियाँ किसके साथ शेयर करें। कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात जागते हैं, नींद नहीं आती है।
तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी भी जागरूकता की कमी है। और ये जो दिवस है, ये पूरा मंथ इसीलिए डेडिकेटेड है, इसीलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है कि अगर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इन मानसिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, ये कोई आसान नहीं होता है उनके लिए भी और जो उनको देखता है उनके लिए भी। तो हम इस बात को पहचानें, हम इस बात की गूढ़ता को समझें, इस बात की इम्पोर्टेंस को समझें और उन्हें भी उतना ही प्यार और सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं, ना कि उनको नीचा दिखाएं। तो चेतन भगत की बात पर आते हैं। उन्होंने इसमें दिवंगत अभिनेता का जिक्र अपने उसमें फ़ोटो आया उनके लेख के साथ और उन्होंने इस बात को इंगित किया कि भारत में ऐसा है। भारत में ही ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वाइड ऐसा है। और भारत के युवा इतने ग्रसित नहीं है, भारत के युवाओं में डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा जितना कि स्ट्रेस और उनकी चिंता है। यहाँ आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में पैसा है, लेकिन यहाँ संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी है। ये मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने न्यूज़ में पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। मैं जो बात आपको बोल रही हूँ ये मैं आपको फुल प्रूफ बोल रही हूँ। ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब वो बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तब वो सारी वैल्यूज़ चली जाती हैं, वो रहती नहीं है उनके साथ। और तब वो कुछ ऐसी बातों में लिप्त हो जाते हैं जिसमें अमूमन हम लोग नहीं होना चाहेंगे और फिर उनको नीचा दिखाया जाता है। डू द डेयर, एक्सेप्ट द स्टेयर। अगर तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है या कुछ अपने को बताना है कि नो 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 आई एम परफेक्ट, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तब आपको जब नीचा दिखाते चले जाते हैं तो एक पहले स्ट्रेस होता है, फिर आप किसी चीज़ को लेके फ्यूरियस हो जाते हैं, डरने लगते हैं और उसके बाद आती है आपकी मानसिक बीमारियों की शुरुआत होती है। और सबसे पहला कदम होता है डिप्रेशन। वो भी जा सकता है यदि आपको उचित समय पर सही सलाह, सही उसका इलाज मिल जाए। लेकिन ये फिर चीज़ें बहुत सारी जो होती हैं स्टेज में जब चली जाती हैं तब लोग उनको और भी ज़्यादा नीचा दिखाते हैं और वो व्यक्ति जो इन बातों से जूझ रहा है ऑलरेडी, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। तो चेतन भगत के लिए मेरी सिर्फ एक ही कमेंट है कि जब आप लेख लिखते हैं, अच्छी बात है आप लिखते हैं, काफ़ी आप क्या बोलते हैं, आपके पास आप इंटेलिजेंट हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय किसी एक व्यक्ति को ही टारगेट करते रहें। ये मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, जो सिर्फ एक ही व्यक्ति को टारगेट कर रहा है। स्टार्टिंग में किया था परवीन बॉबी को और उसके बाद दिव्या भारती को किया गया, फिर उसके बाद आया जिया खान का नंबर और अभी सुशांत सिंह राजपूत का। आपके पास कोई फैक्ट नहीं है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उनकी तथाकथित जो पूर्व प्रेमी रही, उन्होंने उनकी महिला मित्र, उन्होंने आके कुछ बयान दे दिए जो भी अभी संदेहास्पद है, जो भी अभी केस चल रहा है, रनिंग है। तो आपका जब कुछ लेख प्रिंट हो रहा है और उसमें कोई भी फ़ोटो हो रही है तो वो आपकी बिना परमिशन के नहीं उसमें प्रिंट हो सकती है। तो ये आपको कैसे मालूम, आप उससे मिलने गए थे क्या? नहीं, आपकी सिर्फ उसकी पहली मूवी उस बंदे की आपके नॉवेल पे आधारित थी और आपने तब बयान दिया था, मैंने वो भी देखा था कि वो कितना स्पोर्टी पर्सन है, कितना क्या बोलते हैं, लाइव है, ज़िंदगी को जीने वाला इंसान है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है। अचानक से सारी चीज़ें पलट गई और उस व्यक्ति का अगर आपको लगाना था तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो उसमें लगवाना था, क्योंकि आपने अपने नॉवेल में और अपनी जो जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें आपने बताया है कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो गए थे।
जो गर्लफ्रेंड कौन सी मूवी आई थी जिसमें अर्जुन कपूर और टू स्टेट्स आलिया भट्ट थे, उसमें डिप्रेशन का शिकार लड़का हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि लड़की उसको नहीं मिल पा रही है, वो घर छोड़ नहीं पा रहा है, शादी की बात नहीं हो रही है, तभी वो शिकार हो जाता। तो आपको अपना एग्जाम्पल देना था, आप दूसरे का एग्जाम्पल जो अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपने लिए कुछ बोल भी नहीं सकता है, आपको दीपिका पादुकोण का एग्जाम्पल लेना था। वाई ओनली सुशांत सिंह राजपूत? और वो भी तब जब उसका केस अभी सीबीआई के हाथों में। तो आपको इतनी अथॉरिटी कहाँ से मिल गई? आपने उनके घर वालों से कंसर्न लिया क्या कि आप उनकी फ़ोटो लगा सकते हैं? आप किस ओहदे से, किस हक से इन सारी बातों को उजागर कर रहे हैं? जो व्यक्ति अभी है ही नहीं अपनी गवाही देने के लिए या अपने सही या गलत को ऊपर जो भी आरोप या प्रत्यारोप जो भी हो रहे हैं उसके लिए बोलने के लिए। मेरे ख्याल से आपको दीपिका पादुकोण ने तो पूरा एक एनजीओ रन कर रही है वो, और डिप्रेशन में उन्होंने क्या क्या वाइट पाउडर ले लिए और क्या क्या मतलब सुट्टे लगाए वो तो वही आपको बहुत अच्छे से बता सकती है, क्योंकि इन लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है। एक मूवी फ्लॉप हो जाती है तो डिप्रेस हो जाते हैं वो लोग, और दूसरी मूवी और ये सब पार्टी करके वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। एनजीओ चलाया जाता है क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस थी। तो आपको दीपिका पादुकोण का लाइव एग्जाम्पल लेना चाहिए था कि वो कैसे डिप्रेशन में गई, उसके बाद बाहर निकल आई और सुपर हिट हो गई, और उसके बाद वो अभी आ गई, कहाँ आ गई? एनसीबी के दफ्तर में डायरेक्ट गोवा से लैंड हुई और उसके बाद फिर वो गायब हो गई बिना किसी बयान को दिए हुए। तो आपको ऐसे लोगों का मतलब फ़ोटो लगाना चाहिए था जो आपके ऊपर कोई कमेंट भी कर सकते हैं आपके लेख के ऊपर। अब जो आपके लेख के ऊपर कोई कमेंट ही नहीं कर सकता है, उसकी फ़ोटो आप उसमें अपने लेख के साथ लगाकर क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा, मेरी आपको ये सलाह है भगत साहब कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम आपको पढ़ते हैं। तो ये आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप जो लिखेंगे वो हमेशा अच्छा ही होगा या वो हमेशा सही होगा। ये जनता डिसाइड करेगी कि उसको क्या पढ़ना है और किसका पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। किसको नहीं पढ़ना है ये भी हम जनता डिसाइड कर लेंगे। जो अभी फ़िलहाल आपको समझ में आ रहा होगा, कलर्स टीवी का क्या हाल है, सोनी पर जो केसीबी आता है उसका क्या हाल हो गया है, कपिल शर्मा शो का क्या हाल हो गया है। फूहड़ता का नंगा नाच जो है वो कपिल शर्मा जी करते हैं। और बिग बॉस में सलमान खान जो है वो ये दिखाते हैं कि मैं हूँ नंबर 1। अब आप कुली नंबर 1 हैं या हीरो नंबर 1 है? ये तो दोनों ही गोविंदा थे, आप तो फिर भी कहीं नहीं हैं। रही बात क्या कौन से अभिनेता, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आपने महानायक वाले काम क्या किए हैं? कोई लड़ाई लड़ी है क्या इस देश के लिए? आज तक कभी भी ये देश, जब से वो इस इंडस्ट्री में 50 साल हो रहे हैं, गवाह है कि उन्होंने कभी देश के लिए खड़े होकर काम नहीं किया है, कभी भी नहीं। और जब भी हमारे यहाँ कोई भी परेशानी आई है तो भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हाँ, उनकी जो धर्म पत्नी है जया बच्चन जी, वो किसके पहले समाजवादी पार्टी के से गई थी, क्या बोलते, राज्यसभा सांसद बन गई थी, और अभी वो अब बता रही थी कि थाली और थाली में छेद, और अब उनकी जो बेटी हैं और उनके जो बेटे हैं वो सब थाली में छेद हैं या पूरे ही छेद हैं, पता नहीं चलता है। तो ये सब बातें करनी ज़रूरी थी। और हाँ, जया बच्चन जी की मेंटल हेल्थ तो बहुत ख़राब है, क्योंकि उनके जितने भी आप इंटरव्यूज़ देखेंगे ना, मैं आज इन लोगों को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेंटल की बात आती है ना तो ये अपने आप बोलते हैं ना, सडनली ये इनकी जो पिक्चर्स है ना वो ब्लिंक होने लगती हैं। आप इनके जितने भी इंटरव्यूज़ देखेंगे ये आपको हमेशा स्ट्रेस में, फ्यूरियस, एंगर, ये इनमें सब दिखाई देगा आपको। और हमेशा ये जो भी फोटोग्राफर होंगे या जो भी मीडिया के कर्मी होंगे उनको हमेशा ये डांटते हुए ही मिलेंगे। किसी नॉर्मल, कभी भी नॉर्मली मैंने जया बच्चन को नहीं देखा है।
अमिताभ बच्चन हमेशा ऐसे रहते हैं कि वो होते हैं ना कि मुंह में जिप लगी है, कोई स्टेटमेंट, हाँ भैया ऐसा है, ख़त्म। आप सिर्फ इलाहाबाद का होने का फ़ायदा उठाते हुए आए हैं, आपने आज तक इलाहाबाद के लिए कुछ नहीं किया है। सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पीपल अवेयरनेस के लिए है, तो जितना ज़्यादा हो सके अवेयर रहिए। और अगर किसी को आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं या आपको भी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उससे निकलने के लिए कहीं भी जाने से पहले आप अपने करीबी लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि ये सारी बातें होती हैं। हमारे यहाँ पहले जो सिस्टम था, कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बहुत बहुत बिरले लोगों को होता था कुछ प्रॉब्लम्स जिनकी मतलब टर्मिनोलॉजी नॉर्मली हम लेमेंस को नहीं आती है। लेकिन हाँ, इतना हम समझ सकते हैं कि कोई परेशान है तो उसके साथ बैठिए, अपना समय दीजिए। समय सबसे कीमती धन है, तो वो यदि आप देंगे तो अल्टीमेटली उसका असर जो होगा वो उस व्यक्ति पर भी पड़ेगा और आप पर भी पड़ेगा। तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। साथ ही साथ बॉलीवुड का आपको क्या करना है, बहिष्कार या उसका स्वागत, ये आपके ऊपर है। और अभी जो फिलहाल जो परिदृश्य है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि लोगों की आंखों के ऊपर से जो पर्दा डला हुआ था मखमल का, वो अब उठा नहीं है, वो फट गया है। तो रखिए अपनी दुआओं में मुझे याद। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि बातें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत दिनों बाद मैं अभी लाइव आई हूँ, तो रखिए अपनी दुआओं में याद। और ये पीछे आप जो देख रहे हैं बहुत सुंदर नज़ारा है। अभी बज गए हैं शाम के 7 बजने वाले हैं और ये नज़ारा बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा। और फिर कभी मिलेगा समय तो मैं आपको ज़रूर यहाँ का यूके का नज़ारा दिखाऊंगी। तो रखिए दुआओं में याद हेमंत को। मिलती हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ या नई एक ट्रैवल डायरी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।